One. On behalf of Kumarji Group, I would like to welcome all our viewers, clients, and partners. Myself, Ankush Chaudhary, I looks after the wealth vertical in Kumarji Group as a director. And जैसे हम लोग सबको पता है कि यूएस इलेक्शन जो कल होने वाले हैं और यूएस इलेक्शन जो कि एक वर्ल्ड मार्केट के लिए इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और we in Kumarji Research we believe that future of Indian financial market is somehow dependent on US election, US economy. Generally we believe that India is decoupling from world market. जो धीरे धीरे हमारा एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि इंडिया जो है एक वर्ल्ड इकोनॉमी से आगे जाके धीरे धीरे करके डिकपल हो जाएगी. डिकपल मतलब अलग हो जाएगी. लेकिन यूएस इलेक्शन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जहां की हम लोग ने ये रिसर्च के थ्रू निकाला है कि 51% जो टोटल वर्ल्ड का जो मार्केट कैप है उसका 51% आज भी इंडिया के यूएसए के पास वो वर्ल्ड का मार्केट कैप यूएसए कवर करती है. सो ये कल वाला जो इवेंट है काफी इंपॉर्टेंट है. इसी टर्म्स में हमारी जो रिसर्च टीम है, कुंवरजी रिसर्च टीम है, हमारे जो फंड मैनेजर है उनका जो व्यू है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. आज के दिन में जैसे हमारे पास जो हम लोग जितने हमारे पास प्रोडक्ट बास्केट हैं कुंवरजी में, वहां पे हम लोग पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर हैं. वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ एडवाइजरी प्रोडक्ट्स. वी आर हैविंग म्यूचुअल फंड एडवाइजरी डेस्क. आज हमारे साथ वी हैव आवर फंड मैनेजर मिस्टर रवि देवरा, हु इज रिसर्च हेड, हु इज अ डायरेक्टर and fund managers of our PMS advisory funds and mutual fund products that we have developed since so many years. By profession, he is an MBA. He is a doctor in economics. He is having more than 12 years of experience in this financial market as a research analyst and as a research and head and as a fund manager. उन्होंने आज के दिन में एक्सचेंजेस के साथ जैसे MCX है, एक्सचेंज है और भी बाकी काफी सारे मीडियाज में उनका प्रेजेंस है. मोर देन 500 सेमिनार्स उन्होंने एक्सचेंज के साथ, M6 के साथ और बाकी जितने एक्सचेंज से मिल के साथ उन्होंने काफी सारे सेमिनार्स किए हैं, वेबिनार्स किए. और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं इस कोविड के माहौल में अपने क्लाइंट्स को, अपने पार्टनर्स को, हमारे व्यूअर्स को इंफॉर्मेटिव हम लोग कैसे बनाएं, कैसे हम लोग और हमारे जो आइडियाज है, हमारा जो रिसर्च है, हम लोग का जो फंड मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है, फिलॉसफीज है, उसको कैसे डिस्कस करें. So today I would like to welcome Mr. Ravi to give his market outlook on US election and a brief introduction about our new portfolio, new advisory portfolio that is Value Hunt. हम लोग ने जो अभी recently एक mid and small cap portfolio advisory portfolio launch किया है. हमारे पास पहले से large cap और multi cap fund है, registered EMS है, लेकिन मार्केट को ध्यान में रखते हुए हमने mid and small cap एक advisory portfolio launch किया है. तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं मिस्टर रवि देवरा को ही हैंडओवर करता हूं, जो कि आपको एक यूएस मार्केट इलेक्शन का क्या व्यू हमारा आ रहा है, उसके बाद हमें बाजार क्या लग रहा है, बाजार का क्या बेयरिश साइड या बुल साइड, वो आपको रवि ज्यादा अच्छा बता पाएंगे. साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कुछ समय के अंदर अंदर जो हमारा एडवाइजरी पोर्टफोलियो उसको भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करें. सो हैंड ओवर टू रवि एंड बिफोर दैट इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन you can drop on chat box and we would like to handle your queries. Thank you so much from my side. Hello everyone. Thank you Ankush ji for introduction and covering the and setting up the जो माहौल है वो आपने अच्छी तरह ब्रीफ किया, सेट किया. एंड यस, काफी इम्पोर्टेंट फेज में जा रहे हैं. थोड़ा मार्केट ने अभी तक यूएस इलेक्शन को इतना ना तो प्रीमियम दिया है ना तो ज्यादा डिस्काउंट दिया है, क्योंकि अभी तक थोड़ा मार्केट में दो क्लासेस है. एक क्लास का मानना है कि जो अभी पोल्स चल रहे हैं, पोल्स चल रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट कैंडिडेट से, उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड जो कैंडिडेट है डेमोक्रेट से जो बिडेन, उसके बिटवीन 10 से 12 पॉइंट का फासला है. तो अभी मेजरली ये जो भी है उसमें क्या आगे आउटकम आ सकता है, उसके आउटकम के ऊपर मार्केट का क्या इम्प्लीकेशन है, कौन सा सेक्टर है जो आपको फोकस में रखने अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आते हैं या
जो बिडेन एज अ प्रेसिडेंट, न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं, तो दोनों में अलग अलग आउटलुक रहेगा, दोनों में अलग अलग सेक्टर चलेंगे, दोनों में मार्केट का सिनारियो है वो थोड़ा अलग रहेगा। अभी तक मार्केट उसको डिस्काउंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि या तो जो फंड मैनेजर्स है या तो जो बड़े हाउसेस है वो अपने पोजीशन हेज करके बैठे, या तो बेसिकली देखे तो मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी है, क्यूरियोसिटी भी इतनी है कि कौन आएगा, बट लिक्विडिटी काफी ड्राइव कर रही है, इस हिसाब से फाइनेंशियल मार्केट पे उसके इम्पैक्ट नहीं है। तो वैसे अभी तक देखे तो यूएस इलेक्शन का कोई भी इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं, उसका बेसिक रीजन लिक्विडिटी है। क्योंकि लास्ट देखे तो पेंडेमिक जब से मार्च में पेंडेमिक आया तब से अभी तक देखे तो मोर देन 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में इन्फ्यूज हुए। वो जो ग्लोबल मेजर कंट्रीज है उसमें फेडरल बैंक से मींस के जो सेंट्रल बैंकर्स है सबके ओर से इतना बड़ा कैपिटल है वो इन्फ्यूज हुआ है। और इसी हिसाब से देखे तो मार्केट में कोई भी इतना इम्प्लीकेशंस अभी तक यूएस का नहीं आया। अभी तक यूएस इलेक्शंस के टाइम की जो वोलेटिलिटी मार्केट में वो थोड़ी सीवियर रही है, बट इस टाइम बाय फॉर्चुनेट एंड बाय ड्यू टू सपोर्ट ऑफ लिक्विडिटी हम अभी प्रोटेक्टेड है। अब बात करते हैं यूएस इलेक्शंस के पहले ये दो स्लाइड मैंने लास्ट जो हमारा वेबिनार था ऑन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तब ये मैंने दो जो एक पीटर लिंच एंड एक टेम्पल्टन उसके जो दो कोट्स थे वो तभी भी मैंने हाईलाइट किया था कि जो सर जॉन टेम्पल्टन है उन्होंने बोला था कि द 4 मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर दिस टाइम इज डिफरेंट। मीन्स की तभी भी हमें जब मार्केट ग्लोबल मार्केट क्रैश हो रहे थे, इंडियन मार्केट में भी मुनाफा वसूली थी, तब हमने क्लियर इंडिकेशन दिया था कि ये कोई डिफरेंट टाइप नहीं है, ये टाइम वही है। जो भी मार्केट का प्राइस अर्निंग देखे तो 17 के पी पे निफ्टी था, तब मार्केट काफी इनएक्सपेंसिव था, तभी हमने हाईलाइट किया था उसका। थोड़ा हमने चर्चा इस हिसाब से किया कि ये यूएस के इलेक्शन है वो ये टाइम पे डिफरेंट नहीं है, वोलेटिलिटी रहेगी, ये प्री इलेक्शन नहीं रही तो पोस्ट इलेक्शन ये वोलेटिलिटी आएगी। सेकंड की जो रिसेशन से मार्केट के डिक्लाइन है, हर डिक्लाइन से हम रेडी हो रहे, हर डिक्लाइन से हम निकल रहे, बट मार्केट अगर ये डिक्लाइन को आप नहीं समझे एंड मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टर एज इन्वेस्टर मार्केट को अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया या डिस्काउंट नहीं दिया तो मार्केट उसको इम्पैक्ट करता है, उसके अर्निंग पे, उसके इन्वेस्टमेंट पे इसका इम्पैक्ट आता है। काफी अच्छे कोर्स है सर जॉन टेम्पल्टन एंड पीटर लिंच। ये हमने अप्रैल में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल मैंने ये स्लाइड रखी थी, ये हमारी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड थी उस टाइम भी, तभी मैंने हाईलाइट किया था कि ये वर्स्ट फिस्कल है जो 11 साल की 3 बार इतनी वर्स्ट फिस्कल रही, बट एवरी टाइम लास्ट जब फिस्कल खराब रही उससे मोर देन 80% अगली फिस्कल में उसका रिटर्न देखने को मिला। अगर देखे तो जो फाइनेंशियल ईयर 20 ये नेगेटिव था, तभी मैंने बोला था कि नेक्स्ट टू फाइनेंशियल ईयर अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है, जो भी फाइनेंशियल ईयर पेंडेमिक वाला है उसके बाद तुरंत ही 2 फाइनेंशियल ईयर है वो पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं। निफ्टी उस लेवल से 35% जंप कर गया। जब हमने वेबिनार किया था लास्ट, तब निफ्टी ईयर ऑन ईयर FY20 में 25% नेगेटिव बंद हुआ था, तो तभी भी हमने हाईलाइट किया था। मींस जो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक सब्जेक्ट है उसमें जो बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एंड जो फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक कंसेप्ट है कि मार्केट प्रीमियम या डिस्काउंट जो अर्निंग से जो मार्केट के फंडामेंटल्स है उस पर हमेशा रिएक्ट करता है और मार्केट इन एडवांस रिएक्ट करता है, तो तभी भी हमने हाईलाइट किया था। अभी भी हमारा यही मानना है कि वोलेटिलिटी शायद रहेगी, बट ये यूएस इलेक्शन का आउटकम अगले 3 से 4 साल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव है या मींस के काफी डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर कुछ प्रेसिडेंट ट्रम्प रिपीट होते हैं तो जो अभी तक की पॉलिसीज है वो फिर से रेप्लिका होगी, फिर से ये पॉलिसीज में मार्केट रहेगा। अगर जो बिडेन आए तो जो बिडेन इज वेरी न्यू फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स, वेरी न्यू फॉर यूएस इकोनॉमी, एज ए सोशल कल्चर, सारे पार्ट से जो बिडेन न्यू है, तो उसका जो नई नई पॉलिसीज है उसका एंगोर रहेगा मार्केट में। तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है यूएस के इलेक्शंस। अभी यूएस इलेक्शंस का जो प्री पोल है या पोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस है, जिसमें ज्यादातर पोल्स में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड जो बिडेन के बिटवीन जो गैप चल रहा है वो 8 से 10 पॉइंट का मेजरली पोल्स ऑफ पोल में चल रहा है। मींस अभी जो बिडेन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भी यूएस प्रेसिडेंट है उससे 10 पॉइंट तक आगे चल रहे हैं।
साथ में अभी ये जो नीचे पोल्स ऑफ पोल्स है उसमें CNN की पोल्स ऑफ पोल्स में 10 पॉइंट आगे, अगर NBC की भी देखे तो उसमें 10 पॉइंट आगे, फॉक्स न्यूज में भी सेम, CNN SSRS के भी पोल में। तो सारे जो पोल्स है अभी जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो बिडेन का चांसेस ज्यादा है। बट यस, ये मैं स्लाइड इस हिसाब से मैंने रखा क्योंकि ये मार्केट में ऑलरेडी आ गई थी, एंड ये स्लाइड इस हिसाब से मैंने रखा है कि अगर लास्ट 3 इलेक्शन आप देखें तो उसमें जो जो प्रेसिडेंट रिपीट हुए उसमें जॉर्ज W बुश हो या बराक ओबामा जी हो या अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ये सेकंड टाइम इलेक्शन कर रहे हैं, तो जो जो आगे इलेक्शंस देखे उसमें बराक ओबामा के जो फर्स्ट इलेक्शन था उसमें उसको प्रीमियम मिला था क्योंकि चेंज करके काफी बड़ा इम्पैक्ट उसमें आया था। अदरवाइज 1960 से जो भी रिपीटेशन हुआ प्रेसिडेंट का, वो प्रेसिडेंट के रिपीटेशन में जो पॉपुलर वोट है वो काफी इम्पैक्ट करते हैं, और फर्स्ट इलेक्शन में पॉपुलर वोट जो नए प्रेसिडेंट है उसके लोअर होते हैं। अभी जॉर्ज बुश का देखे तो वो भी लोअर था। आगे जितने प्रेसिडेंट थे जो डेटा काफी था, तो मैंने लास्ट 3 फेज लिए, उसमें पॉपुलर वोट सेकंड टाइम पे काफी अच्छा प्ले किया था। तो इस टाइम जो भी ये पोल से एक्सपेक्टेशन से जिसमें पॉपुलर वोट का काउंट नहीं हुआ है, वो काउंट कब होगा, वो होगा एग्जिट पोल में। अभी शेड्यूल में बता देता हूँ कैसे शेड्यूल है। कल 3:30 बजे इंडियन मार्केट टाइम पे इलेक्शन स्टार्ट हो गए। फर्स्ट वोट कल 3:30 बजे से स्टार्ट हो गए। ये इलेक्शन के वोट चले गए अर्ली मॉर्निंग 6:30 तक, वेंसडे को 6:30। जैसे ये इलेक्शन खत्म हो गया ऑफिशियली, बाद में एग्जिट पोल आना स्टार्ट होगा। अगर कहीं टेक्निकल गड़बड़ी रही तो शायद लास्ट टाइम हुआ था 30 मिनट्स डिले हुआ था, तो ये जैसे ये इलेक्शंस का वोटिंग खत्म होगा वैसे ही सारे जो मीडिया है उसमें एग्जिट पोल आएंगे, जिसमें मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ NBC का, साथ में BBC। ये 2 न्यूज का चैनल का जो एग्जिट पोल है जहां आपको देखना है उसमें पॉपुलर वोट काउंट होगा। तो पॉपुलर वोट अगर लास्ट टाइम जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का देखे तो -2.1% था। अगर ये जो पॉपुलर वोट 2% या 3% रहा तो ये एग्जिट पोल एंड पोल्स ऑफ पोल्स में काफी डिफरेंस रहेगा। तो ये काफी मैटर करता है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प वैसे भी देखे तो ट्विटर या सोशल मीडिया की वजह से काफी चर्चा में रहे, लाइमलाइट में रहे। तो ये वोट पॉपुलर वोट डिसाइड करेगा यूएस इलेक्शंस में क्या निकल के आता है। आउटकम जो फाइनल है वो थर्सडे मॉर्निंग तक आने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हर बार 2 फ्रंट से वोटिंग होते हैं। इस टाइम तीसरा फ्रंट है वो है ईमेल वोट, तो काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं ये इलेक्शन के बाद हैंगओवर भी काफी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्रेल करते हैं तो उन्होंने जैसे आगे भी कमिट किया था कि अगर वो ट्रेल करे या कुछ उससे जो रिजल्ट कुछ अलग आया तो वो कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट में गए तो आई थिंक ये जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक आई हैंगओवर रहेगा। आगे की मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी तो यूएस में जब ऐसे नौबत आई 2000 में एक बार ये नौबत आई थी, तो अगर तब देखे तो यूएस इलेक्शन के आउटकम आने को 15-20 दिन हो गए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे हिसाब से 30 नवंबर तक फाइनल आउटकम नहीं आएगा, अगर कोई भी कैंडिडेट है जो कोर्ट में चैलेंज करता है डिसीजन को, तो काफी लंबा टाइम लेगा और ये हैंगओवर का टाइम रहेगा। देखना है क्या निकल के आता है आउटकम, इसके ऊपर काफी मार्केट का रुख है वो आगे जाके देखने को मिलेगा। ये इक्विटी इंडाइसिस वर्सेस यूएस डॉलर है। अभी तक देखे तो यूएस इंडाइसिस सारे प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंस है उसमें पॉजिटिव चला है। पर्टिकुलर देखे तो जो बुश जी के टर्म थे उसमें सेकंड टर्म में एंड फर्स्ट टर्म में दोनों में मार्केट नीचे आया था, बट उस टाइम थोड़ा सिचुएशन अलग था, थोड़ा वीकनेस वाला सिनेरियो था। बराक ओबामा जी के टाइम पे पहले जो हाफ रहा उसमें नेगेटिव रहा। हालांकि सेकंड हाफ कोई भी प्रेसिडेंट जो रिपीट हुए उसमें एक्सेप्ट बुश सारे प्रेसिडेंट सेकंड हाफ में मार्केट अच्छा किया। सेकंड प्रेसिडेंसी में 4 साल दो ही प्रेसिडेंसी रहते, थर्ड बार कोई भी मेंबर है वहां पे इलेक्शन पे नहीं रह सकता। बट सरप्राइज ये है कि हर बार क्या होता था कि डॉलर इंडेक्स गिरता था और यूएस के मार्केट अच्छा करते थे। इस टाइम जो टोटल डॉलर इंडेक्स का लास्ट
मार्च के पेंडेमिक है, उसके बाद टोटल डॉलर इंडेक्स एंड यूएस के मार्केट में जो डीकपलिंग है वो हो गया, क्योंकि अभी जब डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ लेता है तब यूएस के फाइनेंशियल मार्केट हो या कमोडिटीज हो या फॉरेक्स मार्केट हो, सब में गिरावट आती है। तो अभी जो कोरिलेशन बिटवीन इक्विटी इंडाइसेस एंड यूएस डॉलर है इन यूएस एज वेल एज इन इमर्जिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वो टोटली रिवर्स है। मींस के जो भी जब जब डॉलर इंडेक्स में बढ़त आई है तब तब इमर्जिंग मार्केट में भी कॉशियसनेस आई। हालांकि हमारा करेंसी ड्यू टू एफडीआई एंड एफआई इनफ्लो हमारे करेंसी में इतना इम्पैक्ट नहीं आया, बट यस अदर जो डेवलप्ड नेशन की करेंसी उसमें पर्टिकुलर यूरो देखे, जीबीपी देखे या जेपीओ देखे, उसमें इमीडिएटली इम्पैक्ट आई है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिनारियो है। एंड ये सिनारियो इतना पेंडेमिक कभी भी कोई इलेक्शन में नहीं देखा था यूएस ने, ये पेंडेमिक के बाद का इलेक्शन है। तो आउटकम एंड जो पोल्स है उसमें जो भी वोटिंग रहेगा या वोटिंग का आउटकम होगा या काउंटिंग होगा, उसमें मार्केट काफी उसको वोलेटाइल ले सकता है। ये ध्यान रखना, ये यूएस इलेक्शन के टाइम का हमने 2 से 3 दिन का ये क्या वोलेटिलिटी या 1 महीने तक का क्या वोलेटिलिटी ये लिया। अब हम साल में जाते उसमें मैंने अब तक 1960 से लेकर 2016 जो लास्ट यूएस में इलेक्शन थे वहां तक के अगर डेटा देखे तो S&P 500 ने एवरेज जो रिटर्न दिया है कोई भी इलेक्शन ईयर में वो 7% का रिटर्न था। S&P 500 का जो एवरेज रिटर्न है जब डेमोक्रेट सिलेक्ट होते हैं, मींस अभी जो जोए बिडेन है वो डेमोक्रेट्स को लीड कर रहे हैं, उसमें वहां के फाइनेंशियल मार्केट में 4% का बढ़ोतरी देखा है। जब तक देखे तो रिपब्लिकन जब सिलेक्ट होते तब फाइनेंशियल मार्केट में 9% का एवरेज इजाफा रहा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब रिपब्लिकन आते तो रिपब्लिकन के टाइम एवरेज रिटर्न मार्केट में अच्छा रहता है। उसका बेसिक रीजन है क्योंकि डेमोक्रेट्स मींस कि उसका जो सिनोनिम है या डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसीज है वो बेसिकली सोशलिस्ट एंड सोशल जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर काफी फोकस रहते, वहीं रिपब्लिकन का ज्यादातर फोकस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे रहता है। तो आई थिंक इस हिसाब से जो एवरेज रिटर्न देखे अभी तक के ये 1960s के इलेक्शन से लेके आज तक तो रिपब्लिकन है, उसके टाइम पे फाइनेंशियल मार्केट ने पर्टिकुलर S&P 500 ने अच्छा रिटर्न दिया है। ये दोनों की डायलेमा है, कौन आएगा तो क्या चलेगा। पर्टिकुलर देखे तो अभी एक बेसिकली क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं है तो मार्केट में इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है, बट जैसे इलेक्शन के आउटकम आएंगे जो भी इलेक्ट होगा बाद में मार्केट में सबसे बड़ी क्वेरी रहेगी कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो ये मैंने दोनों के जो अभी तक की हिस्ट्री है डेमोक्रेट्स के एंड रिपब्लिकन्स की उसके अकॉर्डिंग एक मींस की 3 से 4 फैक्टर लिए कि कहाँ ज्यादा फोकस ये पार्टी का है। डेमोक्रेट्स जैसे मैंने पहले बोला सोशलिज्म पे ज्यादा फोकस करते, इक्वलिटी पे ज्यादा फोकस करते एंड जो टैक्सेस है ऑन कॉर्पोरेट्स वो ज्यादा बढ़ाएंगे। उसके जो मैनिफेस्टो है उसमें भी ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगर वो इलेक्ट होके आते हैं तो वो जो टैक्सेस है उसको रिस्टोर करेगा। मींस के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कॉर्पोरेट टैक्सेस लेस किए थे उसको रिस्टोर कर देंगे। तो कॉर्पोरेट्स में थोड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर 100% रहेगा। हालांकि जो पॉजिटिव साइड भी है क्योंकि जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है या अभी जो पॉलिसी की अनसर्टनिटीज है वो काफी कम हो जाएगी, काफी कम इस हिसाब से हो जाएगी क्योंकि वो सोशलिज्म पे बिलीव करते हैं। मीन सबको साथ लेके चलना ये उसका एक सबसे बड़ा अभी तक का पॉलिसी में थीम रहा है। तो अगर वो चला तो आई थिंक चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट कम हो गए। चाइना के साथ जो रिसेंट ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज यूएस करेगा। अगर रिपब्लिकन आते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज करेगा चाइना। ट्रेड फियर ट्रेड वॉर का जो सिनारियो है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर रिपब्लिकन आए तो इंटरेस्ट रेट लोअर रहेगा, अगर डेमोक्रेट आए तो इंटरेस्ट रेट हायर रहेगा, टैक्सेस भी लोअर रहेगा जो अभी रेट पे चल रहे हैं वो। और सेकंड कि अभी रिपब्लिकन ऑल्सो थिंकिंग फॉर स्लेश डाउन ऑफ इंडिविजुअल टैक्सेस है उसमें भी कट करने के लिए सोच रहे। तो आई थिंक ये भी हो सकता है एंड ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रहेगा। एंड अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो इक्वालिटी पे ज्यादा फोकस रहेगा। दोनों का वैसे कोई भी गवर्नमेंट हो उसका फोकस ग्रोथ रहता है, बट कंपैरेटिव डेमोक्रेट्स आई थिंक रिपब्लिकन है जिसमें ग्रोथ का ज्यादा फोकस रह सकता है। यह है जो स्टॉक्स प्रेसिडेंट ट्रम्प के टाइम पे क्या पॉजिटिव रहा क्या नेगेटिव, जिसमें एनर्जी सेक्टर में लगातार वीकनेस रही, वहां पे एक स्लैश डाउन देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म किए, वैसे फ्लैटिश थे बट बैंकिंग स्टॉक्स में भी
थोड़ा मुनाफा वसूली रहा। वैसे देखे तो जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में सबसे ज्यादा जो चला है कोई सेक्टर, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सबसे हाईएस्ट रिटर्न जब 2016 के इलेक्शन से उसके बाद हाईएस्ट जो रिटर्न है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने दिया है। तो आई थिंक ये मैंने इस हिसाब से ये चार्ट लिया है कि हमें इससे पता चले कि आगे अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आते या जो बिडेन एज ए प्रेसिडेंट आते तो कौन से सेक्टर चलेंगे। तो ये मैंने सेक्टर्स टू वॉच करके जो थीम है दोनों पार्टी की उस पे मैंने एक सेक्टर्स टू वॉच करके लिया, जिसमें मेरे एनालिसिस से मुझे लग रहा है कि अगर रिपब्लिकन सिलेक्ट होते हैं तो डेटा एंड टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस रहेगा, और जो आईटी स्टॉक्स है वहां के वो अच्छा कर सकते हैं। एनर्जी स्टॉक्स है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो मेजर फोकस है वो एनर्जी पे अभी तक नहीं था, क्योंकि एनर्जी सेगमेंट क्रूड के प्राइस डाउन रहे हिसाब से थोड़ा गिरा था, बट ये पोल के हिसाब से क्रूड लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो उसका जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी कम फोकस है, कोल बेस एंड क्रूड बेस जो एनर्जी है उसमें शायद फोकस ज्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक एनर्जी स्टॉक्स इंक्लूडिंग सेल गैस वो अच्छा कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा कर सकता है। ये हेल्थ केयर मीन्स नॉट फार्मा, हेल्थ केयर होगा कि जो कंपनियां हेल्थ केयर मीन्स हॉस्पिटल चेन के साथ जुड़ी है, जो कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जुड़ी हो, ये कंपनी अच्छा करेगी। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है अंडर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये काफी स्पाइक हुआ था, जो ये इलेक्शन का एक मुद्दा भी डेमोक्रेट्स ने लिया था। तो आई थिंक हेल्थ केयर कंपनी अच्छा कर सकते हैं। और अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प वो अपने जो टैक्सेस है वो लोअर रखते हैं, अगर रिपब्लिकन रिपीट होता है तो इंडस्ट्रियल्स भी अच्छा करने की उम्मीद है। अगर डेमोक्रेट्स आए तो ट्रेडिंग कंपनी अच्छा करेगी, जो लास्ट 4 साल में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ जुड़ी कंपनियां जो पॉजिटिव कर सकते हैं। सेकंड मेटल्स को एक अच्छी दिशा मिलेगी क्योंकि ट्रेड वॉर ट्रेड कंफर्ट जो है वो कम होगा। तो आई थिंक मेटल्स बेस मेटल के प्राइसेस अच्छे चलेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट उसमें आना चाहिए। डिफेंसिव पार्ट पे एफएमसीजी एंड रिटेल स्टॉक्स पे अच्छा कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है जिसमें रिपब्लिकन्स थोड़े पीछे रहे, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रियल्स पे उसका फोकस था। तो आई थिंक ये जो एफएमसीजी एंड रिटेल पार्ट है वो भी अच्छा कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट फार्मास्यूटिकल, क्योंकि अगर डेमोक्रेट्स रिपीट होते तो ओबामा केयर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको रिमूव किया था तो वो ओबामा केयर वापस आएगा। और जब ओबामा केयर था तब जो ड्रग प्राइसेस थे वो काफी अच्छी तरह एंड पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहे थे। तो फार्मास्यूटिकल्स अच्छे चलेंगे। वैसे देखे तो जो प्राइसेस का लगातार कैप करने के लिए रिपब्लिकन्स काफी टाइम उसने एफर्ट भी किए एंड पॉलिसी रिलेटेड भी थोड़ी अनसर्टनिटी थी। तो आई थिंक अगर डेमोक्रेट्स रिपीट होते तो फार्मा को बूस्ट मिलेगा, तो फार्मा सेक्टर भी पॉजिटिव कर सकता है। ये यूएस के सेंस है। हमारे वैसे भी देखे तो कोई इलेक्ट होता है, हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है जहां आपको फोकस करना है, ये इलेक्शन के टाइम था। अब कल के बाद क्या देखना है, अगर जैसे एग्जिट पोल आ गई 6:30 बजे, एग्जिट पोल मींस वेडनेसडे मॉर्निंग, बाद में आपको क्या देखना है जिसमें स्टिमुलस पैकेज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अगर कोई कोर्ट में नहीं जाता तो स्टिमुलस पैकेज विद इन मंथ आने की उम्मीद है। तो आई थिंक ये स्टिमुलस पैकेज 1.8 ट्रिलियन डॉलर से 3 ट्रिलियन डॉलर तक रह सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो वो बूस्ट करेगा। वहीं देखे तो टॉप कोर्ट डिसीजन, अगर कोई पार्टी ने अप्रोच किया टॉप कोर्ट को और यूएस इलेक्शन, तो आई थिंक उसका डिसीजन मेक और ब्रेक लेवल होगा, मेक और ब्रेक फैक्टर होगा मार्केट के लिए। कोरोना वैक्सीन रिलेटेड न्यूज, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी यूएस इलेक्शन था तो थोड़ी ऑप्टिमिज्म थी मार्केट में, यूएस इलेक्शन के बिफोर वैक्सीन रिलेटेड कोई न्यूज आ सकता है। अगर इसमें जैसे यूएस इलेक्शन खत्म होगा, शायद ये वैक्सीन रिलेटेड न्यूज है वो थोड़े डिले हो गए, क्योंकि अभी जो वहां की गवर्नमेंट है जो पैसा दे रही थी मार्केट में, सारे जो फार्मा कंपनियां जो अभी उसमें एस्ट्राजेनेका हो, फाइजर हो, साथ में देखे तो मॉडर्ना, सब जो भी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं उसको काफी बड़ी मात्रा में पैसा दिया है। तो अगर इलेक्शन तक नहीं आ सकता तो देयर विल बी अ फर्दर डिले इन कोरोना वैक्सीन। ट्रेंड क्या है कोरोना केसेस का, अभी सेकंड वेव ऑफ कोरोना केसेस चल रहे हैं, सेकंड वेव ऑफ लॉकडाउन चल रहा है, तो इसका काफी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट आगे जाके रहेगा। हालांकि कोई भी कंट्री अभी रेडी नहीं है फुल लॉकडाउन पे, जो भी जर्मनी ने किया, फ्रांस ने किया या यूके ने किया, इट्स अ पार्शियल लॉकडाउन। आई एक्सपेक्ट कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प से या रेपुटेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प का नहीं होता और डेमोक्रेट्स कुछ लीड करते या सत्ता पे आते
तो वहां भी एक लिमिटेड लॉकडाउन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी है और उसका बेसिकली कंसेप्ट है वो आगे भी 2 से 3 टाइम पे उन्होंने बोला था कि वो कंप्लीट शटडाउन नहीं सोच रहे। हालांकि कोरोना को टैप करने के लिए जो भी कदम उठाने वो डेमोक्रेट्स उठाएंगे, उसमें इसके अलावा कोई भी वे वैक्सीन तक नहीं है, तो आई थिंक उसमें भी ये कुछ अनाउंस हो सकता है। मैक्रो अनाउंसमेंट बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल क्या अनाउंसमेंट निकल के आते हैं, इसका भी एक इम्पोर्टेंस है। क्वार्टरली अर्निंग्स ये काफी अहम है, क्योंकि अभी तक कोई भी कंपनी जो भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ या जो भी पर्टिकुलर टॉप मिड कैप टू टॉप लार्ज कैप कंपनियां जिसने अपने तिमाही नतीजा अभी अनाउंस किए, उसमें कहीं भी अभी कोरोना रिलेटेड या इकोनॉमी रिलेटेड इम्पैक्ट अभी नहीं दिखा है। जिसमें दिखा था उसमें मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चला था, तो ये लास्ट 2 क्वार्टर की अर्निंग बेटर थी। इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए जो भी रिलीफ पैकेजेस के अनाउंसमेंट हुए, तो उसमें अक्रॉस द ग्लोब भी देखे, मैं यूएस के भी काफी कंपनियां ट्रैक कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी में अभी यूएस के भी देखे या इंडिया के भी देखे अर्निंग में इतना हिट नहीं आया, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। एंड सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम रखना है, कौन आता है और उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट, हमने ऑलरेडी जो सेक्टर वाइज डिस्कस किया, तो वो सेक्टर आप चूज करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मैंने देखा है, आज जो लीडर्स है जब चेंज होते हैं तब लीडर्स चेंज होते हैं। उसका बेसिक रीजन, पहला जो लीडर है वो है मीन्स यूएस इलेक्शन में जो भी लीडर चेंज होता है रिपीट होता है, बट सेकंड जो लीडर है वो लीडर है मार्केट के लीडर। ये अभी तक का देखे तो कोई भी अभी 8 साल की हमने जो ये पहले भी मैंने जितने हमारे वेबिनार रहे उसमें मैंने हाईलाइट किया है, और एवरी टाइम ये कोरिलेट होता है, मीन्स किसका कुछ इंपॉर्टेंस है, इस हिसाब से हम उसको एवरी टाइम हम हाईलाइट कर रहे हैं। 1992 में टाटा स्टील लीडर था, 2000 में इंफोसिस था, 2008 में रिलायंस था, 2016 में एचडीएफसी बैंक था, अभी रिलायंस है, बट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस में भी अच्छी मुनाफा वसूली। मीन्स लीडर ऑलवेज जो मार्केट के फंडामेंटल है एंड मार्केट में कंजम्पशन थियरी है, पैटर्न्स है, रेगुलेशन है, लीडर की स्टाइल है, उस अकॉर्डिंग मार्केट में लीडर चेंज होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा इवेंट है जिसमें मार्केट में सिग्निफिकेंट अपसाइड या डाउनसाइड आए, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन फंडामेंटल्स एंड पैटर्न। अभी मार्केट का वैल्यूएशंस की बात करें तो निफ्टी के जो वैल्यूएशन है वो थोड़े एक्सपेंसिव है, ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया में अगर सिर्फ होता तो इसमें सिग्निफिकेंट करेक्शन के चांसेस रहते। हालांकि अक्रॉस द ग्लोब ये सिनेरियो है, ड्यू टू एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल इन मार्केट एंड इजी लिक्विडिटी अवेलेबल इन मार्केट, मार्केट के जो वैल्यूएशंस आर टू ओवर वैल्यूड, बट यस मार्केट में वोलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी। हायर लेवल पे मार्केट है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट है, उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। अगर डेमोक्रेट्स इलेक्ट होते तो आई थिंक कि शॉर्ट टर्म में कुछ वोलेटिलिटी रहेगी, बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर डेमोक्रेट्स आते तो ये शॉर्ट टर्म में के लिए कुछ नेगेटिव रह सकता है। अगर यूएस कोर्ट में भी अप्रूवल हो जाते और फिर से जब डेमोक्रेट की पार्टी एस्टेब्लिश होगी, बाद में 2 से 3 साल तक एक अच्छा पॉलिसी का वेव रहेगा, एक अच्छे मीन्स मार्केट में इतनी अनसर्टनिटी नहीं रहेगी जो अभी है। जैसे अगर रिपब्लिकन्स आते हैं तो आई थिंक शॉर्ट टर्म मार्केट उसको रिवॉर्ड करेगा, बट लॉन्ग टर्म में जैसे ट्रेड फियर या कुछ पॉलिसी रिलेटेड अनसर्टनिटीज और मार्केट में जो डिस्काउंटेड है न्यूज, वो भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो आई थिंक देयर विल बी मीन्स एक जो आते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। सेकंड जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, बट ड्यू टू ओवर वैल्यूएशन मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए एक नेगेटिव फैक्टर रहेगा, क्योंकि वैसे देखे तो रिपब्लिकन ऑलवेज उसकी जो पॉलिसीज अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये है पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, हमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जो भी गिरावट आए हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। कोई भी गिरावट आते हैं, कोई भी पार्टी इलेक्ट होती है या कोई भी हैंगओवर रहता है, मेरे हिसाब से मार्केट में पावर ऑफ एक्यूमुलेशन की थियरी एवरी बाय करना है एवरी डिप पे। जब मैंने लास्ट सेमिनार वेबिनार किया था तभी भी मैंने बोला था कि मार्केट में आप एक्यूमुलेट करो, इससे क्या होगा, आप 100% अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। जो भी शायद आपकी क्वांटिटी कम हो या आपका इन्वेस्टमेंट की जो टिकट है वो कम हो, क्योंकि मैंने ये 12 साल के एक्सपीरियंस से एक सबसे बेटर चीज है जो मैंने सीखी है, वो है कि मार्केट को कभी टाइम नहीं करना चाहिए। मार्केट में एटलीस्ट सम पोर्शन में आपको वो देखना है कि कितने परसेंट लिक्विड में रहे एंड कितने परसेंट इन्वेस्टेड रहे, या कितने परसेंट हम डेट में रहे, या कितने परसेंट हम इक्विटीज में रहे। तो यही सिर्फ आपको देखना है, यह है पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, कि डाइवर्सिफाई कर दो। जब इतनी बड़ी इवेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करो, कमोडिटीज में करो, फंड्स में करो। आज ही डेटा निकल के आए कि बॉम्बे में जो
अभी रजिस्ट्रेशन है रियल एस्टेट के, उसमें सिग्निफिकेंट अपसाइड ये मंथ में देखा गया। वही देखे गोल्ड में ऑलरेडी हायर लेवल पे देखे तो एक्यूमुलेशन हो रहा है। एक्सेप्ट क्रूड के प्राइसेस के अलावा कोई भी कमोडिटी ले लो या इक्विटी ले लो या रियल एस्टेट के लोअर लेवल से, पेंडेमिक के लेवल से अच्छा उसमें सेल्स में इजाफा हुआ है या उसके वैल्यूएशंस में इजाफा हुआ है। इट क्लियर मींस कि मार्केट में जैसे असेट क्लासेस है उसमें आपको डाइवर्सिफाइड कर देना है। जब पेंडेमिक एंड ओवर वैल्यूएशन हो तब आपका मेजर पार्ट होना चाहिए बेसिकली गोल्ड में एज ए सेफ हेवन, आपका मेजर पार्ट डेट में होना चाहिए, इक्विटी में एंड रियल एस्टेट में थोड़ा कम। जैसे मार्केट रिकवरी के मोड में हो तब सबसे ज्यादा परसेंटेज रिटर्न रियल एस्टेट एंड स्टॉक ही दे सकते हैं, तो आपको तब आपका पोर्शन रियल एस्टेट एंड स्टॉक्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा करना है। तो आई थिंक इट्स पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ये डिसीजन हम रेगुलरली मार्केट को वॉच करके लेते हैं। अगर आप न्यू है तो कनेक्ट कर सकते हैं कोवर्जी ग्रुप में, हम ये एक्टिविटीज काफी साल से कर रहे हैं। कोई भी आए, जो बिडेन आए या डोनाल्ड ट्रंप आए, तो इसमें ये मैंने टॉप आइडियाज है जिसको सिलेक्ट किया है, जिसमें आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके भी आप पोजीशन ले सकते हैं, जिसमें कोई भी डिप पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचसीएल टेक, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, कैडिला, रिलायंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड एंड आईसीआईसी लोम्बार्ड, दो स्टॉक है जो एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस साइड से, दो स्टॉक हमने बैंकिंग साइड से लिए, एक एनर्जी है, एक कॉन्ग्लोमरेट है, एक कंज्यूमर यूटिलिटी है, इसमें आईटी भी है, फार्मा भी है। तो ये सारे जो डाइवर्सिफिकेशन है वो करके मैंने एक पोर्टफोलियो सजेस्ट किया है। ऐसे ये दीपावली पिक भी आप मान लो, एक साल के लिए कोई भी डिप मिलते हैं ये स्टॉक्स को भूलना नहीं चाहिए। जो क्वार्टरली अर्निंग्स जितनी भी कंपनी ने अभी तक दी है या जो भी फंडामेंटल है या मार्केट शेयर का जो चेंज हो रहा है, आई थिंक दिस 12 आइडिया, जो ये 12 आइडिया है वो आपको आगे जाके आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकता है। तो ये हमारी साइड से ये इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन या प्री इलेक्शन, ये हमारी ये रिकमेंडेशंस है। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है उसको आज ब्रीफ कर लेते हैं। जो वैल्यू हंट जो हमने लॉन्च किया है इन नवरात्रा, कुवर्जी मिड कैप एंड स्मॉल कैप एडवाइजरी पोर्टफोलियो है। वैल्यू हंट मीन्स आप सभी क्लाइंट्स या सभी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स है, इन्वेस्टर, सबकी एक कंप्लेन रहती है कि आपके जो लार्ज कैप फंड है उसमें 50 to 60% कॉमन रहता है, मीन्स की स्टॉक्स या सेक्टर। तो उसका बेसिक रीजन ये है कि मार्केट में निफ्टी में जो वेटेज देखे या बैंक निफ्टी में जो वेटेज देखे या हमारे जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका वेटेज जो सेक्टर में ज्यादा है, जो स्टॉक में ज्यादा है, उसको हमें वैल्यू देना पड़ता है। क्योंकि लार्ज कैप में फॉर एग्जांपल निफ्टी में अगर हमने रिलायंस नहीं लिया इन पेंडेमिक, तो रिलायंस वहां के प्राइस से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा होगा। बट अगर मेरे पोर्टफोलियो में ये रिलायंस नहीं होता लार्ज कैप पोर्टफोलियो में, तो मेरा फंड है उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। सेकंड, अगर मेरा फंड मल्टी कैप है तो उसमें भी देखे तो इसमें भी मुझे मल्टी कैप मीन सारे सेक्टर को वेटेज देना पड़ता है, वो भी मेरे पास लिमिटेशन है। बट इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप एडवाइजरी आई थिंक इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप मिड कैप 150 जो हमारा बेंचमार्क है उसको अगर आप देखें और इसमें जो सेक्टर का लोकेशन है, इट्स द मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें सारे सेक्टर को अच्छी तरह वेटेज है। एंड जो वैल्यूएंट है मीन्स उसका नाम वैल्यूएंट हमने क्यों रखा, क्योंकि ये सिलेक्शन है, मीन्स की उसमें काफी एलोकेशन भी है जो लार्ज कैप पोर्टफोलियो, और काफी हमारा सिलेक्शन भी है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बट वैल्यूएंट जो पोर्टफोलियो है इट्स अ टोटली 100% स्टॉक्स आर सिलेक्शन, मीन्स की इसमें हमें वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे ये इमेज भी हमारा वैल्यूएंट का है, इट्स अ क्लियर रिफ्लेक्शन। हम काफी टाइम हंट करते टू ग्रैब वैल्यू फ्रॉम द आउट ऑफ मार्केट। तो इसमें हम जो काफी स्टॉक्स है जो सिलेक्शन है वो हमारे फिलोसॉफी सेम है, बट स्टॉक सिलेक्शन इज 100%। जो वैल्यू हंट है ऐसे ही हमारा सिलेक्शन रहता है। हमारी जो फिलोसॉफी है माइक्रो, मैक्रो एंड मेसो, ये फिलोसॉफी कंपेरेटिव टू अदर फंड्स इसमें काफी काम आते हैं, क्योंकि इसमें मेसो एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट का पैटर्न चेंज हुआ, जब भी मार्केट का बिहेवियर चेंज हुआ, जब भी मार्केट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन एनवायरनमेंट आया, जब भी सप्लायर एंड क्लाइंट्स लेवल पे काफी बड़ा डिस्टर्बेंस या काफी बड़ा फेवर में कुछ मूव आया, तब मेसो एनालिसिस काफी वर्क करेगा। मेसो एनालिसिस में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी चेंज हम इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली देखे तो सेबी इज प्रोएक्टिव। सेबी से भी देखे या अक्रॉस द ग्लोब देखे तो कोई भी रेगुलेटर है अपने जो नियम है
काफी टाइट कर रहा है, क्योंकि मार्केट सारे असेट क्लासेस काफी वोलेटाइल है, तो इसको भी हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद हम मैक्रो पे आते हैं, जिसमें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, कंसेप्चुअल सारा एनालिसिस आता है। तो जो अभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जो हम इलेक्शन पे जा रहे हैं, ये हमारा दूसरे पार्ट कवर करता है, जो मैक्रो पे आता है। मेसो इसके ऊपर का एनालिसिस है, जो हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर ही पूरा एक सेशन रखा था। माइक्रो में जब हमने सिलेक्ट किया कि एनवायरनमेंट क्या है, ट्रांजिशन क्या हुआ है, उसके बाद कौन सी पॉलिटिकल इवेंट है, कौन सी इकोनॉमिक इवेंट है, कंट्री कहाँ जा रहे हैं, कितना जीडीपी है, इन्फ्लेशन क्या है, डेफिसिट फैक्टर्स फिगर्स क्या है। उसके बाद हम एक कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं कि अभी इससे कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करें, और सेक्टर सिलेक्शन के बाद हम आते हैं माइक्रो पे। माइक्रो में जहां हम स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं, जिसमें रेशियो है, 2 साल के प्रोजेक्शन है, वैल्यूएशन है, मैनेजमेंट के गाइडेंस है। मैं खुद 1500 से 2000 अब बैलेंस शीट एंड पीएनएल ट्रैक करता हूँ। मार्केट में जो भी कंपनी अपने तिमाही नतीजे देते हैं, तो एवरी 3 मंथ जो भी नतीजे आते हैं उसको मैं डिटेल में ट्रैक करता हूँ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कंपेरेटिव एनालिसिस करना। तो 3 एनालिसिस के फिल्टर पे जो भी स्टॉक्स है जो आगे निकलता है, वो सिलेक्शन होगा हमारे जो पोर्टफोलियो है उसमें, वैल्यू हंट में। अभी सिलेक्शन के बाद हम करते हैं अलोकेशन, मीन्स कि कितना अलोकेशन रखना है, उसमें सेक्टोरल वेटेज, स्टॉक का वेटेज, अलोकेशन, उसके ऊपर एक रेशियो बनेगा, और उसके बाद उसमें हम अलोकेट करेंगे फंड को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलोकेशन एंड सिलेक्शन अगर प्रॉपर रहा तो तीसरा जो फेज है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इट्स अ मॉनिटरिंग, जिसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस हो या रिबैलेंसिंग हो। जितना फर्स्ट एंड सेकंड जो हमारा पार्ट है, इसमें जितना हम एफर्ट करते हैं, उतना कम एफर्ट हमें थर्ड पार्ट पे करना पड़ता है। और वही रिजल्ट है कि आज तक हमने जो हमारे 2 पोर्टफोलियो मॉडल एडवाइजरी पोर्टफोलियो है, विजिलेंट एंड वाइब्रेंट, जिसमें आज हमने तक सिंगल चेंज नहीं किया स्टॉक में। वेटेज में हमने किया, बट हमने स्टॉक में एक भी चेंज नहीं किया। उसका बेसिक रीजन था कि हमने 2 जो फैक्ट आगे की प्रोसेस है, सिलेक्शन एंड एलोकेशन, जिसमें हमने काफी एफर्ट की थी। ये स्नैपशॉट है हमारा वैल्यू हंट का, जिसमें लेफ्ट साइड टॉप 10 कंपनी है जो हमारे पोर्टफोलियो में, राइट साइड हमारा अप्रोच है, जिसमें हमने टॉप डाउन अप्रोच लिया, जिसमें पहले हम ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हैं, बाद में लोकल इकोनॉमी को देखते हैं, बाद में सेक्टर एनालिसिस है जो हम देखते हैं, इंडस्ट्री, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट स्पेसिफिक बिजनेस मीन स्पेसिफिक कंपनी पे। वहीं हमारे जो सेक्टोरल एलोकेशन है, जिसमें सबसे बड़ा वेटेज है फाइनेंशियल का 20%। आप अगर इसमें कुछ इंडिकेशन पाए तो आपको दिख जाएगा, केमिकल एंड फार्मा, केमिकल में 14% वेटेज है, हेल्थ केयर में 13%। ये सिर्फ शुरुआत है फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर की। अभी मार्केट में या पेंडेमिक ने काफी अच्छी तरह सारे नेशन को सिखा दिया है कि अगर आपके हेल्थ केयर सिस्टम ठीक नहीं है तो आगे जाके ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी कंट्री है उसको अपने हेल्थ केयर सिस्टम या अपने फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, और इसके हिसाब से हेल्थ केयर का वेटेज हमने 30% रखा है। काफी बड़ा कैपेक्स रहेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा। इंडिया में फॉर एग्जांपल देखें तो हमारा 80% डिपेंडेंट है एपीआई में चाइना से, तो वो रिड्यूस करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एपीआई को बूस्ट करने के लिए, प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए काफी एफर्ट लिया। तो आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर, केमिकल, जो सप्लाई चेन पूरा चेंज हो रहा है केमिकल सेक्टर का, चाइना से मींस बाहर निकल के इंडिया में आ रहा है, तो उसका भी वेटेज हमने केमिकल को दिया है। फाइनेंशियल वैसे देखे तो मार्केट में जब भी फाइनेंशियल नहीं चले तो मार्केट नहीं चल सकता, फाइनेंशियल को वेटेज दिया है। पावर सेक्टर, जो पावर सेक्टर को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, वैसे देखे तो कंजम्पशन में सिर्फ इंडस्ट्रियल की ओर से थोड़ा दिक्कत हुआ था, हालांकि कंजम्पशन जो रेसिडेंशियल कंजम्पशन है वो पावरफुल था, तो पावर सेक्टर भी पॉजिटिव कर सकता है। ऑटोमोबाइल्स, अच्छी रिकवरी ऑटोमोबाइल्स में, जहां हमने ऑटो एंसिलरी पे ज्यादा फोकस किया और एग्री इक्विपमेंट वाली कंपनियों को ज्यादा फोकस दिया है। टॉप में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारा टॉप 10 होल्डिंग में है। रामको सीमेंट, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज अपने चरम पे, सीमेंट कंपनी अपने तिमाही नतीजे भी पॉजिटिव दे रही। टोरेंट पावर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काफी अच्छी तरह ये वर्क कर रहे हैं। गुजरात बेस्ड पावर कंपनी, एंड रिजल्ट वाइज देखे तो ये कंपनी अकेली कंपनी जिसने पावर सेक्टर की कोई भी दिक्कत के बावजूद भी अपने जो ग्रोथ है वो 12% मेंटेन रखा है। बॉटम लाइन ट्रेंड रिटेल बिजनेस में काफी अच्छा कर रहे हैं, जैसे रिलायंस रिटेल में जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है
तो ये टाटा ग्रुप समूह की कंपनी, और जैसे मिस्त्री एंड टाटा के बिटवीन जो डीमर्ज हो जाएगा, बिजनेस अलग हो जाएगा, बाद में टाटा ग्रुप काफी अच्छा कर सकते हैं। तो सेकंड टाटा ग्रुप का स्टॉक है वोल्टास, जो रिसेंट टाइम पे भी अच्छा कर रहा है हमारे पोर्टफोलियो में। टाटा केमिकल, जो हमारे केमिकल थीम थी। फिनेंशियल में कैनफिनो, रियल एस्टेट सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, रिकवरी अच्छी है, तो होम लोन की डिमांड भी बढ़ेगी। एमसीएक्स इंडिया, कमोडिटीज, एक डाइवर्सिफिकेशन ये पोर्टफोलियो को करेगा, क्योंकि कमोडिटीज सेगमेंट पे ये एक बड़ा एक्सचेंज है। काफी रिसेंट टाइप भी किया एमसीएक्स ने, काफी बुलियन इंडेक्स, मेटल इंडेक्स लॉन्च भी किया है, एज वेल एज देखे तो ऑप्शंस भी अच्छा कर रहा है, तो ये भी एक थीम है। वही फार्मा से स्ट्राइच फार्मा एंड रियल एस्टेट से सनटेक रियल्टी। तो ये हमारे टॉप 10 होल्डिंग है। हमारे जो टोटल होल्डिंग है इसमें 25 कंपनीज हम होल्ड कर रहे हैं, जिसमें टॉप 10 कंपनी वेटेज वाइज जो हमने आपको दिखाई। सो दैट्स ऑल फ्रॉम कुंवर जी रिसर्च, एंड नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू अंकुश जी। Thank you, Mr. Ravi. We are very hopeful that the funds that we are running right now, in terms of portfolio management services and advisory portfolios, और जो हमारा नया फंड अभी मिड एंड स्मॉल कैप भी आपने बताया है, हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम लोग जितने भी फंड्स हैं, आज के दिन में हमारा जो अल्फा है वो मोर देन 5% है। इन पेयर कंपैरिजन भी देखा जाए तो हम लोग जितने भी वेटरन्स ऑफ द इंडस्ट्री है, जितने बड़े प्लेयर्स है, वहाँ भी हम लोग आज के दिन में टॉप 10 में हैं। तो हम लोग बिलीव कर सकते हैं, एंड वी आर वेरी होपफुल कि जो फंड्स रवि एज अ फंड मैनेजर एंड उसकी जो रिसर्च की टीम मैनेज कर रही है वो काफ़ी अच्छा करेगी। कुछ क्वेश्चंस जो आज के दिन में हमारे इस वेबिनार में आए हैं, मैं चाहूँगा कि रवि के थ्रू हम लोग उनकी भी क्वेरी करें। कमोडिटीज़ के लिए क्वेश्चन अभी आया है कि गोल्ड सिल्वर इलेक्शन के बाद क्या लग रहा है, तो रवि प्लीज। किसी को भी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग टू एनी एसेट क्लास और मींस की जो हमने वैल्यू एंड पोर्टफोलियो भी हमने डिस्कस किया, तो आप चैट बॉक्स पे आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। एक लिमिटेशन है वेबिनार की, तो आई थिंक कि डायरेक्ट 1-to-1 नहीं हो सकता, बट यस यू कैन आस्क ऑन चैट बॉक्स। गोल्ड सिल्वर एंड कमोडिटीज, इसमें भी हमने काफी डिटेल एनालिसिस किया। ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हमने कमोडिटीज का जो था वो आज हमने बेसिक कवर नहीं किया, बट यस कमोडिटीज में डेमोक्रेट्स पर्टिकुलर एग्री कमोडिटीज के बात करें तो एग्रो कमोडिटीज में ज्यादातर जो इलेक्शन है यूएस के, उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव आता है। इलेक्शन ईयर पॉजिटिव रहता है, क्योंकि जो यहाँ भी जो फार्मर वोट है जो ग्रैब करने के लिए पॉलिसीज बनते, वहां भी ऐसा ही है। जब ये पेंडेमिक के बाद निकले, उसके बाद एग्रो कमोडिटीज ने काफी अच्छा किया। तो आई थिंक एग्रो कमोडिटीज दोनों, कोई भी गवर्नमेंट हो उसमें अच्छा करेगी, बट नॉन एग्री में आई थिंक अगर रिप्रेशन हुआ प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे आएगा। ऑलवेज जब डॉलर इंडेक्स अप्रिशिएट होता है, तब गोल्ड के प्राइसेस या सिल्वर के प्राइसेस हो, इन अदर कमोडिटीज में पर्टिकुलर बेस मेटल के प्राइसेस हो जो करेक्ट होते हैं, तो आई थिंक अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प रिपीट होते हैं तो इट्स अ नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। अगर जो बिडेन आते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ये पॉजिटिव रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। सेकंड जो पॉजिटिव रहने की उम्मीद इस हिसाब से भी है, क्योंकि अगर जो बिडेन इलेक्ट होते हैं और बाद में अगर यूएस प्रेसिडेंट जो भी है प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो अगर कोर्ट में जाते तो देयर विल बी मेजर हैंगओवर। तो आई थिंक वो एक काफी बड़ा फैक्टर रहेगा, काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि अगर जो बिडेन आते हैं तो आई थिंक वो जो प्राइसेस में अप्रिसिएशन है, डॉलर इंडेक्स का डेप्रिसिएशन है, वो आपको देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन और आया है कि बैंकिंग सेक्टर हमें आगे जाके कैसा लग रहा है? आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में आगे जाके पॉजिटिव चांस ज्यादा है। पर्टिकुलर देखे तो अभी जो टाइम है वो लार्ज कैप बैंक्स का ज्यादा है, क्योंकि जो मैंने लास्ट 2 क्वार्टर में देखा, देयर इज सिग्निफिकेंट मींस की जो मार्केट शेयर गेन है ये प्राइवेट बैंक्स ने किया है, क्योंकि एनबीएफसी थोड़ा नेगेटिव कर रही थी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वहां पे वैसे टायर 2 टायर 3 सिटीज में जिसकी थी, वहां पे एक इकोनॉमी के फैक्टर से थोड़ा पॉजिटिव किया। हालांकि ऑटोमोबाइल्स लोन है जिसने पॉजिटिव किया। उसके बाद में जो होम लोन्स में भी रिकवरी अच्छी है,
तो आई थिंक ये जो फैक्टर्स है वो पॉजिटिव लार्ज कैप बैंक के लिए ज्यादा रहेंगे क्योंकि मार्केट शेयर वहां गेन हो रहा है। सेकंड, अगर लास्ट 2 to 3 रिजल्ट जिसमें मेजर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक के जो रिजल्ट आए उसमें उसका डिपॉजिट ग्रोथ काफी क्वार्टर्स के हाई लेवल पे रहा है। अगर हम कल का ही मींस के एग्जांपल ले सैटरडे का, तो आई थिंक कि आईसीआईसीआई बैंक का जो 26% का डिपॉजिट ग्रोथ, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि लोग जो कोऑपरेटिव बैंक से या एनबीएफसी से जिसमें से पैसा निकाल के वो लोग आ रहे हैं प्राइवेट बैंक पे एंड मेजर मींस एसबीआई जैसी लार्ज बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक जैसी वेल नोन बैंक से इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये आपको अगर रिटर्न कमाना है मार्केट से तो ये जो सारी लार्ज कैप प्राइवेट बैंक से वो आपकी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। आई थिंक मिड कैप एंड स्मॉल कैप बैंक से जिसमें पब्लिक सेक्टर मिड कैप बैंक से या जिसमें लार्ज मींस प्राइवेट सेक्टर की जो मिड कैप बैंक है वहां से एक बार एग्जिट करें और इसका जो क्लियर बेनिफिशियरी है वो लार्ज कैप बैंक है। तो आई थिंक इसमें व्यू डिवाइडेड है बट बैंकिंग स्टॉक्स पॉजिटिव कर सकते हैं। रवि जी, अभी जो एमसीएक्स ने बुलडेक्स और मेटल इंडेक्स लॉन्च किया है, इसका हमारे क्लाइंट्स को कैसे और क्या फायदा हो सकता है और क्या व्यू है हमारा इसके बारे में? डेफिनेटली क्लाइंट को इंडेक्स करना चाहिए। हम रोज पहले हाउस है जो हमने एमसीएक्स का बुलियन इंडेक्स एंड मेटल इंडेक्स को कवर करके पहला हमारा रिपोर्ट है वो सबसे पहले हम भेज रहे। वैसे काफी ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने रिपोर्ट में शायद इंक्लूड किया है बट हूवर जी इज द फर्स्ट हाउस कि हमने मेटल इंडेक्स एंड बुलियन इंडेक्स को ही कवर करके अपना रिपोर्ट है वो हम दिया। तो वो रिपोर्ट आप ट्रैक करें जिसमें आपको डिटेल आउटलुक मिल जाएगा। अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी अगर आपको मींस ये मैं पहले से बोलता हूँ कि अगर आपको विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेट्स आप देखते हो या अगर उस पे ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं कि डेमोक्रेट्स विन होंगे तो बुलडेक्स बाय करो। अगर आप विक्ट्री ऑफ मींस प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो रिपुटेशन अगर आप प्रेडिक्ट करते हो तो मेटल इंडेक्स बाय करो क्योंकि अगर जो बिडेन है जो बिडेन अगर रिपीट नहीं होते आई थिंक सॉरी जो बिडेन अगर नहीं आते तो आई थिंक इट विल बी मेजर बूस्टर फॉर मेटल एंड एनर्जी प्राइसेस, तो वो अच्छा कर सकता है। तो अगर आई थिंक जो इलेक्शन के जो अभी पोल्स पे जाए तो आई थिंक मेरा पहला प्रेफरेंस बुलडेक्स रहेगा क्योंकि अभी 10 से 12% का जो गैप है अगर ये सिंपली अचीव हो पाया या डेमोक्रेट्स अगर पार्टी पे आते हैं तो आई थिंक बुलियन काफी मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉजिटिव करेंगे। तो उसमें बुलडेक्स करो। तो डेमोक्रेट्स इज इक्वल टू बुलडेक्स एंड रिपब्लिकन्स इज इक्वल टू मेटल डेक्स। तो ये मेरे हिसाब से इलेक्शन के बेस पे स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। रवि जी, काफी सारी क्वेरीज आ रही है हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स के। हम लोग उसमें एक दो क्वेरी अभी ले रहे हैं। गौरांग भाई की भी जैसे क्वेरी आई है, एक क्वेरी आई है कि फार्मा जैसे इलेक्शन के बाद फार्मा और एपीआई इंडस्ट्रीज पे आपका क्या व्यू है और ऑटो इंडस्ट्री पे भी हमारा क्या व्यू बनता है, ये थोड़ा शेयर करें आप। डेफिनेटली मैंने पहले हाईलाइट किया कि देयर विल बी ह्यूज कैपेक्स। अभी वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, कोई भी बड़ी ग्लोबल एजेंसीज है, ये लोग एक फंड पार रहे हैं। वो फंड के ऊपर ये लोग जो फार्मा कंपनी है, जो ग्लोबल फार्मा कंपनी जो वैक्सीन डेवलपमेंट पे है या वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के सेगमेंट पे, उसको एक बड़े पैकेज या बड़े रिलीफ देने की तैयारी में। सेकंड, कि जब से ये पेंडेमिक हुआ है तब से यूएसडीए का जो इंस्पेक्शन है इंडिया के, यूएसएफडीए का जो इंडिया की फार्मा कंपनी के ऊपर, उसका पेस काफी कम हुआ है। नहीं तो लगातार कोई ना कोई कंपनी कोई ना कोई दिन यूएसएफडीए के इंस्पेक्शन से नेगेटिव या पॉजिटिव रहती थी बट ये हैंगओवर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रहा। तो आई थिंक ये भी एक पॉजिटिव, हालांकि ये पेंडेमिक के बाद ये थोड़ा इंस्पेक्शन बढ़ सकता है बट यस अभी शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए फार्मा जो शेयर्स है वो चलेंगे ऑनली ऑन कैपेक्स की। काफी बड़ा कैपेक्स रहेगा। आई थिंक जो हमारे पोर्टफोलियो में भी कैडिला है लगातार देखे तो आउट परफॉर्मेंस दिया है। आज भी उसके नंबर्स आए तो उसमें 3 टाइम्स प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया। अब तक कोई फार्मा कंपनी ने मीन्स ये जो अभी नंबर्स आ रहे हैं उसमें डॉक्टर रेड्डीज देखे या सन फार्मा देखे, मीन्स इसके कल नतीजे है, कैडिला है। तो आई थिंक ये जो टॉप फार्मा कंपनी है जो कैपेबल है, जिसका ब्रांड नेम काफी अच्छा है, आप उसको बाय करो। आई थिंक ये मल्टी बैगर एंड मल्टी ईयर स्टोरी है, ये खत्म नहीं होगी, अभी तो शुरुआत है। ऑटो इंडस्ट्री पे व्यू थोड़ा डिवाइडेड है, जिसमें मुझे लग रहा है तब तक जो अफोर्डेबल इक्विपमेंट में ज्यादा है, पर्टिकुलर अफोर्डेबल 4 व्हीलर्स में जो है वो है पीवी में वो है मारुति। तो मारुति को प्रेफरेंस देना चाहिए। 2 व्हीलर्स को फोकस करो,
टू व्हीलर्स में जो हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो के अभी तक नंबर्स आए, तो बजाज ऑटो एंड हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस इंक्लूडिंग, ये तीनों कंपनी ने जो अक्टूबर में सेल्स के नंबर दिए अभी तक के हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स नंबर है, मींस के टू व्हीलर्स में रिकवरी है। वही देखे तो मेजरली मेरे हिसाब से कॉमर्शियल व्हीकल को छोड़ के ये तीन विंग है, जिसमें एग्री इक्विपमेंट्स, जिसमें स्कॉट एंड एम आता है जो हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स भी है। उसके अलावा बात करें तो टू व्हीलर्स, जिसमें हमारा प्रायोरिटी हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो रहेगा। एंड थर्ड जो आप प्रायोरिटी देना है आपको, वो तो आप पैसेंजर व्हीकल जिसमें स्टैंड अलोन है, मींस की मारुति। तो ये 5 स्टॉक है जो मुझे लग रहा है अगर ऑटो सेक्टर को प्ले करना है तो 5 स्टॉक में जाना चाहिए। अगर ऑटो एंसिलरीज में थोड़ा प्ले करना है तो मेरे हिसाब से बैटरी सेगमेंट एंड टायर सेगमेंट विल डू बेटर। जो लगातार क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हिसाब से जो टायर कंपनी उसके पे रॉ मटेरियल कॉस्ट पे कम हो रहे, ऑटो सेल्स अपने हाईएस्ट लेवल पे, तो आई थिंक उसका भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि ऑटो एक बिकता है उसके टायर 4 बिकते हैं। तो ये भी एक सिनारियो है जिस हिसाब से टायर कंपनी फोकस में रहेगी, जहां आपको बालकृष्ण टायर एंड अपोलो टायर पे फोकस करना है। एंड इन बैटरी सेगमेंट यू कैन प्रेफर एक्साइड एंड हमारा राजा, ये दोनों सेगमेंट पे अच्छा कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑटो एंसिलरी में 4 स्टॉक है जो हम रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा। कोई निफ्टी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी, एक क्वेरी है हमारी कि स्पेसिफिकली एनी टाइप ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजी दैट व्हेन डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूएस इलेक्शन, यू वुड लाइक टू रिकमेंड एनीथिंग? ये पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक देखे तो वोल्टाइल इंडेक्स नहीं बढ़ा है, एज वेल एज देखे तो इतना प्रीमियम में नहीं है जो प्रीमियम होना चाहिए। अभी तक यूएस इलेक्शंस की वोल्टालिटी देखे तो काफी सीवियर रही। लास्ट टाइम भी हमने क्लियर देखा था कि जब इंडिया के इलेक्शंस थे तब वोल्टालिटी अपने हाईएस्ट लेवल पे थी। जैसे इलेक्शंस खत्म हुए तो जिसने ऑप्शन बाय किया था उसका आउटलुक सही था, बट उसका ऑप्शन का प्रीमियम इतना कॉस्टली था तो किसी को रिटर्न नहीं मिला। बट इस टाइम बाय फॉर्चुनेट यूएस के इलेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो आई थिंक ये काफी पॉजिटिव चीज है कि ऑप्शंस थोड़े सस्ते हैं, तो सस्ते ऑप्शन को बेच के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कि जो मार्केट है उसने यूएस इलेक्शन का कुछ भी प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं दिया। जो भी आएगा वो सरप्राइज आएगा, तो सरप्राइज जब ज्यादा फैक्टर करना है तो आपको बाय करके ही चलना है मेरे हिसाब से। अगर निफ्टी ऑप्शंस की बात करें तो आप अभी मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन है और चांसेस ऑफ बिडन ज्यादा है जीतने के, तो ऑप्शन में आप पुट बाय कर लो। डेफिनेटली जो एट द मनी कल पुट हो वो बाय करके सिंपली चलो, जो प्रीमियम है वो आपका कॉस्ट और मैक्सिमम लॉस या इंश्योरेंस प्रीमियम गिन लो। और बाद में जब भी वोल्टालिटी आए या मार्केट में जैसे एग्जिट पोल निकल के आएंगे, थोड़ा मार्केट चौपी रहेगा या मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी, तो आई थिंक वो प्रीमियम आपको कमा के दे सकता है। अगर पुट की कॉस्ट है ऑप्शन की वो आपको निग्लेक्ट करनी है, आपको अवॉइड करनी है, तो आउट ऑफ मनी पुट बेच दो। मींस कि अगर फॉर एग्जांपल 11,800 का आप पुट ऑप्शन बाय करते हो तो इसके सामने आप आउट द मनी ऑप्शन है वो आप सेल कर दो। तो इससे क्या होगा, मींस 11,000 का पुट है या कुछ, इससे क्या होगा कि आपको इतना प्रीमियम का कॉस्ट नहीं लगेगा और आपका रिटर्न और रिस्क है वो फिक्स हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं पीएमएस में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि इस इलेक्शन के बाद हमारी कोई स्ट्रेटेजी, हमारा जो एडवाइजरी पोर्टफोलियोज या म्यूचुअल फंड्स के हम लोग पोर्टफोलियोज चला रहे हैं उसमें हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे इन टर्म्स ऑफ कोई ट्रिमिंग करना है हमें, या फिर हमें कोई एग्जिट करना है या रिबैलेंस करना है, उस एंगल से आपका क्या व्यू है? डेफिनेटली अगर हमारे जो सारे पोर्टफोलियोज है जिसमें हमने मॉडल पोर्टफोलियोज है जिसमें हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पीएमएस है जिसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, थोड़े चेंजेस इतने नहीं इजीली होते, बट यस हम अभी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर यूएस इलेक्शन में प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर रिपीट होते हैं तो आई थिंक इट वुड बी अ चांस फॉर ट्रिमिंग ऑफ माय पोर्टफोलियो। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आए और मार्केट में कोई भी उछाल देखने को मिला तो मेरे हिसाब से एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वैल्यूएशंस अपने हाई पे। अगर मींस की जो बिडेन या डेमोक्रेट आते तो आई थिंक जो भी फॉल रहेगा, जिसमें मैं अभी लिक्विड जो हमारे 30% हम लिक्विड पे अभी काफी कंजर्वेटिव होकर अभी हम जा रहे हैं यूएस इलेक्शंस में। अभी 70% हम अलोकेटेड इन मॉडल फंड्स, मॉडल पोर्टफोलियोज, एंड 30% हमारे पास लिक्विड बीज है। तो ये लिक्विड बीज हम इन्फ्यूज कर देंगे। अगर बिडेन आते और मार्केट में कुछ वीकनेस आते, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंडिया की काफी इंटेक्ट है। आई थिंक उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ट्रिमिंग कर रहे हैं हम उसका बेसिक रीजन इज ओवर वैल्यूएशन, नथिंग एल्स। कोई भी डिप आता है
हम अभी भी कॉन्फिडेंट है कि मार्केट अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प आते तो आई थिंक निफ्टी है उसका अगर लेवल है, अगर ये पेंडेमिक के बाद अगर जैसे कोरोना वैक्सीन रिलेटेड कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आया और एक साल का जो व्यू है, मुझे लग रहा है 13,400 से 14,000 तक मार्केट एक बार जाना चाहिए। मीन्स ये साल का टारगेट है। अगर जो बिडेन आते तो मार्केट विल कंसोलिडेट, मीन्स के 10,000 से 11,800 12,000 तक के लेवल्स पे मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। तो कोई भी आता है मार्केट 10,000 के ऊपर रहेगा वो लग रहा है। तो अगर कोई डिप आता है तो मेरे लिए पॉजिटिव है कि मैं उसमें मेरा जो अभी फंड जो लिक्विड में है वो मैं डेवलप उसको इन्फ्यूज करूं। स्टॉक वाइज कोई भी चेंज नहीं, सेक्टर वाइज हम जब पोर्टफोलियो बनाए अभी तब अब हम हमारे जो सेक्टर वाइज है स्टॉक वाइज एलोकेशन है वो हमने यूएस इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही हम एलोकेटेड है। तो आई थिंक वेटेज वाइज कुछ हम ट्रिमिंग या कुछ एडिशनल इन्फ्यूज करेंगे, बट यस स्टॉक वाइज ये स्टॉक्स जो सिलेक्शन है वो हमारा नहीं चेंज होगा। Thank you. Thank you, Mr. Ravi. We would like to thank our viewers. There are lots of queries, but we cannot handle due to time constraint. और हमें हमारे काफ़ी सारे न्यूज़ टेलीग्राम चैनल्स हैं। मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स और भी जितने हमारे ब्रॉडकास्ट चैनल है आप उनमें ज्वाइन होइए। यू विल गेट लॉट्स ऑफ रिसर्च इनपुट्स। वी आर डूइंग फंडामेंटल रिसर्च, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑन स्टॉक्स। वेल्थ के भी जितने हमारे फंड्स हैं वी आर डूइंग वेरी मच गुड इन टर्म्स ऑफ अल्फा जनरेशन, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, हमारे जितने भी चैनल्स हैं आप उनको क्लिक करिए, लाइक करिए और हमारे जितने भी न्यूज़ है रिगार्डिंग रिसर्च एंड फंड्स एंड प्रोडक्ट्स आप उसमें अपना जो भी आपका भी कुछ अगर इनपुट है तो आप जरूर शेयर करिए। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, थैंक यू मिस्टर रवि एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स।